Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about the French society during the late 18th century. इस चैप्टर में मैं तुम लोग को बताऊंगा 18th सेंचुरी में फ्रेंच रिवोल्यूशन का टाइमिंग में फ्रेंच सोसाइटी का कंडीशन कैसा था। फ्रेंच सोसाइटी का कंडीशन कैसा था। फ्रेंच सोसाइटी जो है जिस टाइमिंग में फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, एक पार्टिकुलरली एग्जैक्ट टाइम बताया गया है 1789 14 जुलाई पेरिस जो टाउन था वहाँ पर कैसा कंडीशन हुआ था उसका बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। फ्रेंच रिवोल्यूशन का बारे में मैं पहले बताया था कि रिवोल्यूशन जो है पार्टिकुलरली जनरेशन का जो चेंज है, सिस्टम का जो चेंज, जो प्रोसीड्यूर चल रहा था, चल के आ रहा था, उस प्रोसीड्यूर का चेंज को रिवोल्यूशन बोला जाता है। यहाँ पर फ्रेंच सोसाइटी में क्या हुआ था, फ्रेंच सोसाइटीज़ में जैसा स्ट्रक्चर था सोसाइटीज़ का, जैसे कि टोटल सोसाइटी जो है वो 3 स्टेट में डिवाइड था, जिसका फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट, इसको अलग अलग स्टेट का डिवीज़न माना जाता था। एग्जैक्टली टाइम को बताया गया है, देखो 1774 लुइस 16 ऑफ द बोर्बन फैमिली ऑफ किंग्स एसेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। 1774 में लुइस 16 जो कि बोर्बन फैमिली से अराइव किया था, वो फ्रांस का जो किंग्स मतलब सिंहासन है वहाँ पर 1774 में वो वहाँ पर उसका उस जगह का राजा हुआ था। उस टाइमिंग में ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनी। उस टाइमिंग में उसका एज जो था वो 20 साल था, 20 ईयर्स का था, और उसका साथ ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनी का मैरिज हुआ था। अपॉन हिज सक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। जिस टाइमिंग में वो किंग बना था उस टाइमिंग में फ्रेंच का जो सिस्टम है वहाँ पर जो ट्रेजरी है, ट्रेजरी मीन्स राजा का जो रिसोर्स है, टोटल अमाउंट ऑफ रिसोर्स, राजा का पास कितना जितना अमाउंट का रिसोर्स रहता है उसको ट्रेजरी बोला जाता है। लेकिन वहाँ पर उस टाइमिंग में जब वो सिंहासन में बैठा था फ्रांस का, और मीन्स मोनार्की हुआ था, उस टाइमिंग में फ्रेंच का जो रिसोर्स था उसका अमाउंट 0 था, मतलब उसका पास खाली कोषागार था और वो राजा बन गया था। तो एक बैड सिचुएशन है ये। इस टाइमिंग में क्या हुआ था, मेन कंडीशन क्यों ऐसा खाली कोषागार था, क्योंकि इस टाइमिंग में फ्रेंच का साथ अमेरिका का साथ ब्रिटेन का वार चल रहा था। अमेरिका का साथ ब्रिटेन का वार, ब्रिटेन का मतलब अमेरिका का टोटल 13 कॉलोनीज जो है वो इंडिपेंडेंट था। उसको मतलब इस उसका साथ उसको आज़ादी करने का लिए अमेरिका का साथ उसका ब्रिटेन का वार चल रहा था, और ब्रिटेन का साथ वार चलने का वजह मतलब कंडीशन में फ्रांस जो है वो अमेरिका को हेल्प कर रहा था। किस पर्पस हेल्प कर रहा था, क्योंकि वो डायरेक्ट ना हो कि इनडायरेक्टली अमेरिका का जो 13 कॉलोनीज है उसको इंडिपेंडेंस करने का लिए उसको इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा था, उसको रिसोर्स दे रहा था, प्राइस दे रहा था, फूड का सप्लाई कर रहा था, बहुत सारा जो हेल्प है वो कर रहा था। इस कारण से फ्रांस का जो कोषागार है उसको उसमें अमाउंट 0 हो गया था, मतलब पैसा कुछ भी नहीं था। और उस टाइमिंग में किंग क्या डिसीजन लिया कि टोटल फ्रेंच का एक सोसाइटी स्ट्रक्चर जो था उस टाइमिंग में, फ्रेंच सोसाइटी 3 डिवीज़न में डिवाइड था, जहाँ पर फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट का 3 डिवीज़न था। तो यहाँ पर देखो थर्ड स्टेट का जो डिवीज़न था, यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर था कि फर्स्ट स्टेट में क्लेजरी रहेगा, सेकेंड स्टेट में तुम लोग देख रहे हो पेज में, देखो सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी का पीपल रहेगा, फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी का पीपल रहेगा, और थर्ड स्टेट 3 डिवीज़न में डिवाइड है, जिसमें बिग बिजनेसमैन है, उसका अपर क्लास में, जिसको मिडिल क्लास भी बोला जाता है, ग्रोइंग मिडिल क्लास भी इसको बोला जाता है, जिसका थर्ड स्टेट का अपर स्टेट में है बिग बिजनेसमैन, मार्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स एट्सेट्रा। सेकेंड पार्ट में है पीजेंट्स एंड आर्टिसेंट्स, और उसका फ्रांस का एकदम लास्ट स्टेज में, थर्ड स्टेट का एकदम लास्ट में, जिसका इकोनॉमिक कंडीशन सबसे लो था, वेरी पोर कंडीशन था, उसमें था स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर और सर्वेंट्स। स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर और सर्वेंट्स। तो इस कंडीशन में क्या हुआ था, इस कंडीशन में देखो एक अनइक्वल कंडीशन हो गया था फ्रेंच सोसाइटीज़ में। इसका इफेक्ट टोटल पूरा फ्रेंच जनरेशन में पड़ रहा था। कैसा कंडीशन हो गया था कि फ्रांस का जो इकोनॉमिक कंडीशन में क्या हुआ था, किंग का डिसीजन कैसा था कि जैसे कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट में इसका अंडरटेकिंग 60% लैंड था। फ्रेंच कंट्रीज में जो टोटल लैंड फ्रॉम है
उसका 60% लैंड किसका अंडरटेकिंग था? फ्रांस फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट का अंडरटेकिंग था। बट थर्ड स्टेट जो था वो इकोनॉमिकली लो था, और किंग का जो डिसीजन था वो सिर्फ थर्ड स्टेट का मेंबर को, मतलब मेंबर के ऊपर टैक्स का जो एक अमाउंट चढ़ाया था, जो उसको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा रूल था कि सिर्फ थर्ड स्टेट का जो मेंबर है वो उसको ही टैक्स पेड करना पड़ेगा। इसका इफेक्ट बहुत ही डेंजरस हो गया था। क्या हुआ था? फ्रेंच सोसाइटीज़ में टैक्स बढ़ने का साथ साथ थर्ड स्टेट को मतलब पूरा टैक्स देना पड़ रहा था। उसका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही लो हो गया था। उसका उसमें टैक्स का क्या प्रोग्रामिनेशन था कि वो डायरेक्ट आके चार्ज को जो टैक्स पेमेंट करेगा उसको टीचेस बोला जाएगा। द चार्ज टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर फॉर द टैक्स ऑफ टीचेस फ्रॉम द पीजेंट्स। पीजेंट्स जो है वो डायरेक्ट आके चार्ज को जो टैक्स पेमेंट करेगा उसका नाम है टीचेस। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। एंड इनडायरेक्टली बहुत सारा टैक्स है, जैसे कि देखो उसको इनडायरेक्ट जो टैक्स है उसको बोला जाता है टेल्स। उसमें से और भी बहुत सारा टैक्स है। देखो यहाँ पर जैसे कि सॉल्ट खरीदने का लिए टैक्स लगेगा, टोबाको खरीदने का लिए टैक्स रहेगा, एवरीडे जितना सारा ग्रोसरीज है, फूड्स है, उसको खरीदने का लिए उसको अलग से इनडायरेक्टली टैक्स देना पड़ेगा। किसको? थर्ड स्टेट का जितना सारा मेंबर है उसको। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जगह क्या है? थर्ड स्टेट को जैसे कि टैक्स देना पड़ रहा था, उसी का साथ साथ थर्ड स्टेट का कंडीशन जो है वो डे बाय डे वेरी लो हो रहा था, वेरी पोर कंडीशन का कंस्ट्रक्ट हो रहा था। थर्ड स्टेट में ऐसा भी हो गया था कि एक कॉमन फूड, फ्रेंच जनरेशन में एक कॉमन फूड जिसका नाम है ब्रेड, ब्रेड खरीदने का लिए भी उसको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा था। ब्रेड जो फूड है उसको फ्रेंच जनरेशन में सबसे ज़्यादा मेजोरिटी था ब्रेड का, बट ब्रेड खरीदने का लिए उसको सबसे ज़्यादा पेमेंट देना पड़ रहा था। कहाँ? किसको? फ्रेंच सोसाइटीज़ को। इस कंडीशन में देखो लुइस 16 जो है टैक्स का अमाउंट और भी ज़्यादा बढ़ा दिया हर मतलब पोजीशन में, और ये कंडीशन का जो इफेक्टनेस वो सबसे मतलब डेंजरसली पड़ रहा था। कहाँ पर? फ्रेंच सोसाइटीज़ में। यहाँ पर और एक सेकंड जगह देखो, नेक्स्ट, हाँ इस जगह को देखो। यहाँ पर द स्ट्रगल टू सर्वाइव का जगह बताया गया है। क्या हो रहा था? द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियंस इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। फ्रांस का जो पॉपुलेशन था वो रोज हो रहा था, बढ़ रहा था। 23 मिलियन पॉपुलेशन था 1715 में, 28 मिलियन पॉपुलेशन हो गया था 1789 में। दिस लेड टू ए रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन। लेकिन फूड ग्रेन का जो डिमांड है बहुत ही लो कंडीशन में, बहुत ही मतलब पोर कंडीशन में फूड ग्रेन का डिमांड जैसे कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, लेकिन पॉपुलेशन का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन फूड ग्रेन जो है वो सप्लाई नहीं हो रहा है, अवेलेबल फूड ग्रेन नहीं मिल रहा है, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कम हो गया, बट पॉपुलेशन का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कहाँ पर? फ्रेंच सोसाइटीज में। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। उस जैसा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हो रहा था वो पॉपुलेशन का डिमांड को फिल नहीं कर पा रहा था। पॉपुलेशन का डिमांड को फूड ग्रेन का प्रोडक्शन फिल नहीं कर पा रहा था। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड which was the staple diet of the majority rose rapidly। सुतरां उसका साथ देखो फ्रेंच में जो एक इम्पॉर्टेंट है स्टेपल मेजर फूड जो माना जाता है ब्रेड को, उसका जो रेट है वो जो मतलब कॉमन पीपल का लिए सबसे ज़्यादा स्टेपल डाइट था सबका लिए, उसका रोज मतलब जो रेट है रैपिडली बढ़ रहा था। Most workers were employed as laborers in workshop whose owner the fixed their wages। जो एम्प्लॉयर था गवर्नमेंट एम्प्लॉयर उसका पेमेंट ज़्यादा था, लेकिन कुछ लेबरर्स था जिसका जो मतलब लेबरर्स मतलब वर्कशॉप में काम कर रहा था, उसका जो पेमेंट है वो फिक्स था, उसका अमाउंट बढ़ नहीं रहा था। इस कारण से क्रिटिकली इफेक्ट फ्रेंच जनरेशन में पड़ गया उसका। बट द वेजेस डिड नॉट कीप पीस विद द राइस ऑन प्राइस। वो लोग का पेमेंट फिक्स है, लेकिन मतलब राइस ऑफ फूड का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, मतलब एक अनइक्वल कंडीशन का कंस्ट्रक्शन हो गया था। सो द गैप बिटवीन द पोर एंड द रिच विडेंट। सो पोर पीपल और रिच पीपल में एक क्या हो गया था? एक्सटेंडली गैप आ गया था, मतलब दोनों में एक डिफरेंस आ गया था पोर पीपल और रिच पीपल में। थिंग्स बिकम वर्स व्हेनेवर ड्रॉट और द हेल रिड्यूस्ड द हार्वेस्ट। इस टाइमिंग में फ्रेंच सोसाइटी का जो कंडीशन है उसका कंडीशन को टोटली चेंज कर दिया था। इस टाइमिंग में ड्रॉट हो गया था। ड्रॉट मीन्स जिसको सूखा बोला जाता है, सूखा आ गया था वेदर में, मानसून सीजन में मानसून नहीं हुआ था बारिश।
इस कारण से और भी कंडीशन मतलब क्रिटिकल हो गया था। दिस लेड टू द सबसिस्टेंस क्राइसिस, समथिंग दैट occurred frequently in the France during the old regime। इसी का कारण से सबसिस्टेंस क्राइसिस हो गया था। कहाँ पर? फ्रेंच सोसाइटीज़ में, फ्रेंच जनरेशन में इसको सबसिस्टेंस क्राइसिस माना जाता है। एन एक्सट्रीमली सिचुएशन वेयर द बेसिस मीन्स ऑफ द लिवलीहुड आर एंडेंजर्ड एनोनिमियस। एक ऐसा सिचुएशन जिस टाइम में लिवलीहुड, डेली यूज़ करने का फूड का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन फूड का अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन पॉपुलेशन का पास प्राइस नहीं था। पॉपुलेशन का ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ाया जा रहा था। जो पोर पीपल है वो और भी ज़्यादा पोर हो रहा था। तो मतलब ह्यूमन जो माइंड है वो टोटली चेंज हो गया था। वो लोग क्या कर लिया था? रिवोल्यूशन का तरफ मूव कर लिया था। रिवोल्यूशन करने का टोटल प्रोग्रामिनेशन बन गया था। कहाँ पर? फ्रेंच सोसाइटीज़ में। ठीक है, आज मैं यहाँ तक ही बताया। नेक्स्ट क्लास में उसके बाद मैं बताऊँगा। उसके बाद जो है मीटिंग ए ग्रोइंग मिडिल क्लास इवन सेस द एंड ऑफ प्रिविलेजेस, ये जगह मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। थैंक यू।